होमवर्क है। तुम्हारी क्लास लगानी है? नहीं, मेरे वाले कहाँ लगाती है तू? अच्छा, तूने किया नहीं? ओ, इसमें है कुछ पढ़ने वाला? वह फिर नहीं आई, मानसी कहाँ गई? किसके रास्ते में? तो ये भी आ गया। तू तो क्लास लगाई लास्ट वाली बेटे? कर शुरू। आज तू भी आ गया? इतने दिन कहाँ रहा? अच्छा, लॉ वाला हो गए। तो 2 लेक्चर तो लगाए तूने, फिर इसके कैसे सब पकड़ाएगी तेरे को? चलो, उन 2 लेक्चर में था भी कुछ नहीं। अच्छा, अब आते हैं सिलेबस पे आते हैं। ठीक है, तो लिखवा दिया मैंने सबको। अब कुछ टर्म्स पहले बात करेंगे, तो टर्म्स के ऊपर पहले बात करें। एक वर्ड है बिलीफ, है ना? एक वर्ड क्या है? बिलीफ। ये 2-3 वर्ड बढ़े जाते हैं। एक तो हो गया बिलीफ, हो गया वैल्यूज, हो गया नॉर्म्स, हो गया। जब भी पढ़ेंगे ना ये एथिक्स के अंदर, तो ये 2-3 शब्द आते हैं। आपको याद होगा मैंने एथिक्स के 2 वो बताया थे डायमेंशन। एक तो फिलोसफिकल डायमेंशन, याद है ना? और एक बताया था सोशियोलॉजिकल डायमेंशन। या सोशियोलॉजिकल की बात करेंगे। सोशियोलॉजिकल में 2 बातें थी, याद होगा। एक तो था सोशलाइजेशन, दूसरा क्या था? सोशल सैंक्शंस। ये किस चीज का पार्ट था? सोशल कंट्रोल का। ठीक है ना? सोशलाइजेशन का मतलब क्या था? असोशल को सोशल बनाना। असोशल कौन होता है? असोशल, उसको पता ही नहीं है। वुल्फ की स्टोरी बताई थी मैंने, या बच्चा जैसे पैदा ही हुआ है अभी, उसको पता ही नहीं इसके बारे में। तो असोशल को सोशल बनाना, उसे कहते हैं हम लोग सोशलाइजेशन। दूसरा क्या था? सोशल सैंक्शंस। वो क्या था बेसिकली? हाँ, पनिशमेंट देना, या उसको बताना कि वायलेशन होगी तो ये होगा, वो होगा। इस तरह की बातें हमने, हाँ, इस तरह की बातें हमने की थी। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो एथिक्स को अगर मैं ये कहूँ, डेफिनेशन लिखनी हो एथिक्स की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, वैसे अगर हो आप अपने वर्ड लिख सकते हैं। एथिक्स एक तरह का वो सिस्टम है, लिखा दूंगा वो सिस्टम है जिसमें कि हम कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज डिजाइन करते हैं सिस्टम को ठीक तरह चलाने के लिए, या डिफाइन करते हैं। ठीक है, और फिर उसके साथ इंश्योर करते हैं कि जो सोसाइटी के सारे मेंबर्स हैं उनका बिहेवियर उन नॉर्म के साथ अलाइन कर सके। ठीक है, पहला काम है हमने समाज में उस सोसाइटी के मेंबर्स के लिए कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज असाइन कर देते हैं कि ये करना है, करना चाहिए। फिर दूसरा, फिर जो उस सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनका बिहेवियर उसके अनुसार हो, उसके लिए काम करते हैं। उसके लिए क्या? सोशलाइजेशन हो गया। ठीक है ना? तो ये इसी को एथिक्स बोलते हैं। और क्या है? लिखो, एथिक्स इज
ethics is a system which formulates, ethics is a system which formulates the norms and values, for the conduct of members of society, and ensures that behavior of every member is aligned to these norms and values. Norms and values. All ethics are values. All ethics are values, but all values are not ethics. ठीक है, वैल्यू को समझने पहले बिलीफ लिखते हैं। पहले लिखो बिलीफ क्या होता है। बिलीफ, हेडिंग बनाओ बिलीफ। बिलीफ इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, लिखते जाओ समझाऊंगा फिर मैं। ए बिलीफ इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ mental representation, simplest form of mental representation, and therefore one of the building blocks of form of mental representation, therefore one of the building blocks of conscious thought, conscious thought. It is an internal feeling. It is an internal feeling that something is true. Even though it may be unproven and irrational. Even though it may be unproven or irrational. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दें हम लोग, वी बिलीव दैट देर इज लाइफ आफ्टर डेथ. फॉर एग्जाम्पल, द बिलीव दैट, या somebody believes that there is life after death. वो आपने दिमाग में बिठाया हुआ है ये वाली बात कि इंसान मरने के बाद फिर पैदा होता है, कहीं ना कहीं पैदा हो, किसी न किसी रूप में पैदा होता है वगैरह वगैरह. अब ना तो ये प्रूव्ड है, ना ही कोई रैशनल बात है, पर बिलीफ तो है ना ये वाला. लोग मानते हैं इस बात को, इतने लोग मान रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़े, क्योंकि आपकी इंटरनल फीलिंग है. ये मैटर नहीं करता किसी लॉ के अंदर फिट बैठती है नहीं बैठती है, या कोई लेबोरेटरी में प्रूव कर सकते हैं नहीं कर सकते, मैटर नहीं करता. तो बिलीफ ऐसा ही होता है आमतौर पे. और बिलीफ हर फील्ड में हो सकता है. ये तो हमने कहा ना सुपरनेचुरल बातों में बिलीव करना, और नहीं और बातों में भी होता है. जैसे मार्क्सिज्म में कोई बिलीव करता है, मार्क्सिस्ट ये कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा कि सारे गरीब राज करेंगे, सारे अमीर गरीब हो जाएंगे. ये तो बिलीफ है, प्रूफ थोड़ी कर सकते हैं इस बात को.
ये कौन सा बिलीफ है? पॉलिटिकल कह सकते हैं। ऐसे ही इकोनॉमिक बिलीफ होता है कि अगर हम सोशलिज्म ले आए तो सारे के सारे लोग में बराबरी आ जाएगी, सबको बराबर पैसे मिलेंगे, बराबर का काम मिलेगा, कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा। बिलीफ है। तो आगे लिखो, बिलीफ कैन बी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। The beliefs can be affected by some persuasion techniques like advertising, etc. Persuasion techniques like advertising, etc. कहते बिलीफ ऐसा ही नहीं है कि बचपन में जो घर में सिखा दिया गया, माँ बचपन में कह दिया गया कि भाई गॉड होता है, लाइफ होती है डेथ के बाद। कभी कभी आप नहीं बिलीव करते, धीरे धीरे कुछ लोग आपको मिलते हैं, जैसे अक्सर देखा होगा लोग, कई बंदा ठीक ठाक काम कर रहा है, उसको किसी ने कह दिया यार मेरे पास तो दिक्कत बड़ी है, घर में गरीबी बड़ी है, कहता उस मंदिर में जाया कर तू, बाबा जी के पास जा। वो कहता नहीं। दूसरा आदमी मिलता है, वो उसको कहता है। 4 आदमी और मिलते हैं उसको, 10 आदमी और मिल जाते हैं, हाँ बाबा जी के पास जाते हैं हम तो वो भी बिलीव करने लग जाता है कि हाँ अगर कह रहे हैं चलता हूँ। फिर वो जाता रहेगा इस बिलीफ में कि हाँ ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बिलीफ ही है ना तो इसका मतलब पहले नहीं था उसके पास। तो बिलीफ जरूरी नहीं है कि बचपन से ही हो, फैमिली से ही आए या आपको शुरू के साल में ही आए, वो कभी भी किसी में भी साल में आ सकता है। बिलीफ जाते कम है, आते ज़्यादा है, जाने बहुत देर लगती है। अगर आपने बिलीव कर लिया कि भगवान है तो ठीक है, ये भी कह दो बाबा जी भगवान है, पर भगवान नहीं है, जाने बड़ा दिक्कत लग जाएगी, ठीक है ना। अब आता है बात दूसरी, मैंने क्या कहा बात, वैल्यूज, थोड़ा फर्क पता लग जाएगा। वैल्यूज, values describe what is important in a person's life. The values are subset of belief. जो वैल्यूज होती हैं वो बिलीफ का ही पार्ट होती हैं, एक छोटा सा पार्ट होती है बिलीफ का। सारे बिलीफ वैल्यूज नहीं होते, ठीक है ना, और सारी वैल्यूज बिलीफ होती है। आई बात समझ? बेसिकली दे आर द स्टैंडर्ड्स on the basis of which we judge something, on which we judge something, or a person or a place or an object or an event, whether it is desirable or not. कहते हैं जिसके बेस पे हम तय कर देते हैं कि ये ठीक है या गलत है, चाहे कोई वस्तु है, चाहे कोई घटना है, ठीक है, चाहे कोई हमारा वो मान लीजिए जगह है, कोई व्यक्ति है कि व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, वैल्यूज हम फिट कर देंगे हमारे दिमाग में, उसके बेस पे जज करते हैं आदमी कैसा है। हमें
बचपन से बताया गया कोई व्यक्ति जो है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पीता है और घर में लोग मारता पीटता है, खराब है, मारता पीटता भी निकाल दो। कि समाज में बता दिया गया जो व्यक्ति बहुत शराब पीता है वो अच्छा व्यक्ति नहीं होता है। बात हो गई बस। अब आपको जो भी बंदा पता लगे आप शराब पीता है, जब पहली बात आएगी इतना बढ़िया आदमी तो नहीं है कि नहीं। जब उस समाज में जब कभी लड़की की शादी के लड़का देखेंगे, पूछेंगे शराब तो नहीं पीता, ये भी शराब दुकान में बिकती है, बहुत लोग पीते हैं, बनती भी है, वही छुप के थोड़ी बिकती है, सरेआम बिकती है। पर वो बिलीफ बन गया, वैल्यू बन गई आपकी, उस वैल्यू में भी वो आपने तय कर लिया। अब जिस व्यक्ति को भी तय करना है, इसको दोस्त भी बनाना है, ये शराबी तो नहीं है, लोग दोस्त बनाना नहीं बनाना इनको, मैंने आपने दिमाग में सेट कर ली बात है, ठीक है। तो वो वैल्यूज होती है, ठीक है। आगे लिखो। हाँ, वैल्यूज इन्फ्लुएंस अवर बिहेवियर, वैल्यूज इन्फ्लुएंस अवर बिहेवियर, वैल्यूज हमारे व्यवहार पे भी असर डालती हैं। एंड द बिहेवियर ऑफ ऑल दोज with whom we interact, values influence our behavior and of all those with whom we interact. अब बिलीफ और वैल्यू बड़े करीब आ गए हैं ना आपके दिमाग में। तो एग्जांपल देता हूं कैसे इनको डिफरेंट डिफरेंट कैसे होंगे। देखो, रिलेशन बिटवीन बिलीफ एंड वैल्यूज, वैल्यू का तो पूरा चैप्टर है, कराएंगे अभी। वैल्यू तो पूरा एक चैप्टर ही आपका टॉपिक ही है, इसको पहले बिलीफ से अलग कर दें। रिलेशन बिटवीन वैल्यूज एंड बिलीफ्स, there are certain beliefs which are open and subject to change, जो कि बड़े ऐसे कुछ बिलीफ होते हैं जो कि बड़े ओपन होते हैं, पक्का नहीं होता, उसको बदल सकते हैं वो बिलीफ आपका। फॉर एग्जाम्पल, अब कहते हैं जैसे आपके एक व्यक्ति ने दिमाग में मान लिया, तो कईयों ने बताया कि जो अमेरिकन होते हैं वो बड़े, क्या कहें उनके बारे में, सारे बड़े बुरे व्यक्ति होते हैं अमेरिकन। अखबार में पढ़ लिया है, किसने कह दिया, क्या कह दिया उसने, तो मान के चल रहा है कोई अमेरिकन है बुरा ही होगा, बड़े बेकार होते हैं लोग। पर अचानक उसको एक दिन अखबार में खबर पढ़ने को मिली या टीवी में एक न्यूज़ देखने को मिली, एक अमेरिकन जापान में घूमने गया, उसने एक व्यक्ति सड़क से गिरा पड़ा था नीचे, उसकी मदद की, अस्पताल पहुंचाया, उसको पैसे दिए और उसके साथ रहा कुछ दिन, तो ठीक नहीं हो गया। तो आपके दिमाग में इमीडिएट आपके दिमाग में इमीडिएट क्या होगा, तो उसके वजह बिलीफ था वो बदल गया। क्योंकि पहला जो बिलीफ था इट वाज बिकॉज ऑफ लेस इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। अब एक नई इंफॉर्मेशन आई आपके दिमाग में, देखा आपने, तो बिलीफ बदल गया। इस तरह के बिलीफ बदल जाते हैं, बट वैल्यूज नहीं बदलती। जैसे हमने कहा कोई जो ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, मगर आपको किसी ने बताया कि वो आदमी एग्जाम में नकल मार के पास हो गया, फर्स्ट आ गया, नौकरी मिल गई, आप चाहे जो मर्जी करो आपकी वैल्यूज नहीं बदलेंगी। अब ये कभी नहीं कहोगे कि ऑनेस्टी बुरी होती है, कहोगे क्या? ठीक है, डिसऑनेस्ट पर्सन अलग बात है, पर वैल्यू वही रहेगी आपकी। पर जो बिलीफ था अमेरिकन के बारे में, फट बदल गया, क्योंकि आपके पास लेस इन्फॉर्मेशन। ये फर्क होता है वैल्यू और बिलीफ में, देख लो।
ये एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, a person having no exposure to American society, a person having no exposure to American society believes that all Americans are bad, believes that all Americans are bad, and one day he comes to know, yeah, he watches an American helping an old and sick person physically and financially. And this changed his belief. This changed his belief because his belief was based on less or poor information. But values are hardcore beliefs. The values are hardcore COR beliefs. They do not change easily. They do not change easily and require a great deal of effort. क्या छूट गया कुछ? क्या लिखा? Required great deal of effort. Requires a great deal of effort. कहता वैल्यू तो जल्दी नहीं बदलती छोटी छोटी बात पे. एग्जाम्पल देते हैं आपको. एग्जाम्पल में क्या होता है कि हर साल एक स्कूल में आज़ादी का दिवस और रिपब्लिक डे मनाया जाता है और आज़ादी के गीत गाए जाते हैं और बच्चों को पिक्चर दिखाई जाती हैं देशभक्तों की, भगत सिंह के बारे में कहानी सुनाई जाती हैं. तो एक वैल्यू बैठ जाती है दिमाग में कि देशभक्ति अच्छी चीज़ है, देशभक्ति होनी चाहिए, हर व्यक्ति में होनी चाहिए ना. देशभक्ति बहुत बड़ा एक क्वालिटी है आदमी की, बचपन से बैठ जाएगी उसके दिमाग में. जो जो बड़ा होता है कभी कभी उसको आगे पता लगता है कि कुछ फौजी हैं, देशभक्त हैं, उनके साथ बड़ा बुरा हुआ, किसी ने उनका मकान दबा लिया, किसी ने उनको मारपीट कर दी वगैरह वगैरह. कोई और विदेश भक्त बेचारे बड़ी गरीबी में मरे, सरकार ने मदद नहीं की उनकी, देश के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने. तो उससे क्या आपका वैल्यू चेंज हो जाएगी? आपका देशभक्ति छोड़ दोगे क्या? मान लोगे? नहीं. ऑन दी कॉन्ट्री इसके लिए लड़ोगे कि उनके साथ अच्छा होना चाहिए, ना कि आपका अंदर अपनी वैल्यू चेंज कर लो. ये फर्क है बिलीफ और उसमें. वहाँ अमेरिकन के लिए बिलीफ चेंज हो गया आपका, पर वैल्यू चेंज नहीं होती. ऐसा देखो, फॉर एग्जाम्पल ए चाइल्ड a child right from his school days, a child right from his school days is told about the stories of patriots, is told about the stories of patriots. And he learns that
and he learns that being patriotic is good. Being patriotic is good, and it becomes a part of his value system. And it becomes a part of his value system. And this will not change. And this belief will not change. Even if, even if that child, that child saw patriotism being punished in day-to-day life. है? क्या लिखा मैंने? The child saw patriotism being punished in day-to-day life. But he will fight for saving this value. बात समझ आ गई? वैल्यू और बिलीफ में एक बच्चे को कहा जाता है कि सच बोलना अच्छा होता है, सच बोलने से बुराई नहीं, कभी आपका अंतर बुरा नहीं होगा, सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है। ये बिलीफ है कि वैल्यू है? वैल्यू है, वैल्यू है, बिलीफ नहीं है। सत्य में जयते आपको बता रही, आप अभी ऑलवेज मानते हो सच की जीत होगी इस बात के लिए। ठीक है, आपको लगा वो झूठे आदमी जीत गए, इलेक्शन में जीत गए तो मंत्री बन गए, अलग बात है, पर आप उस बात के लिए वो नहीं मानोगे, तो चेंज नहीं करोगे सत्य में जयते को। आपको ये कहा गया कि हर मंगलवार व्रत रखने से आप टॉप कर जाओगे, बिलीफ है वैल्यू है? बिलीफ है, ठीक है ना। वो तो 10 मंगलवार में 11 मंगलवार आपको कहना ही है बकवास बात है, तो बात या कोई बंदा के नहीं नहीं तो गलत मंदिर में जा रहा है, इस मंदिर में नहीं उसमें जाना था, ठीक है, और मंगलवार ही सोमवार को जाना था, ठीक है, तो आपका बिलीफ बदल गया और वैल्यू नहीं बदलती। अब चैप्टर का नाम आएगा वैल्यूज। चैप्टर कह रही है, हेडिंग कह लीजिए, चैप्टर तो एथिक्स चल रही रहा है ना, है बेटे? वैल्यूज, चैप्टर नहीं टॉपिक कहिए, चैप्टर तो फर्स्ट वही चल रहा है, एथिक्स का ही चल रहा है, बहुत लंबा चैप्टर है ये, ठीक है ना। तो पहले मैंने एथिक की डेफिनेशन लिखवाई आपको, उसमें वैल्यू वर्ड आया, वैल्यू बिलीफ में आपको मतलब बताया फर्क क्या है, पर असली सवाल जब आते हैं वैल्यूज के ऊपर सवाल हर साल आता है करीब करीब, ठीक है ना। बिलीफ के ऊपर मैंने का सवाल देखा नहीं। चलिए अब आते हैं वैल्यू के जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें क्या क्या उनके चीजें पढ़ेंगे हम लोग, व्हाट टू रीड इन द टॉपिक ऑफ वैल्यू। सबसे पहले तो पढ़ेंगे सबसे पहले उनका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यूज। पहले ये 4-5 एस्पेक्ट समझेंगे वैल्यूज के। दूसरा बात, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज, इनके क्या क्या वैल्यूज की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं। फिर आ गया हायरार्की ऑफ वैल्यूज,
फिर कितनी तरह की वैल्यूज होती हैं? टाइप्स ऑफ वैल्यूज। देन कम्स, एक और बात पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी इन वैल्यूज। वैल्यूज सब्जेक्टिव होती हैं, ऑब्जेक्टिव होती हैं। देन डायनेमिक्स, कहां से, यहां से, यहां से। देन उसके बाद आ गया डायनेमिक, और स्टैटिक नेचर ऑफ वैल्यूज। डायनेमिक और स्टैटिक, क्या वो डायनेमिक होती हैं या स्टैटिक होती हैं वैल्यूज, इसके बारे में एक बहस आती है। अगर ये चीजें पढ़ लें हम तो शायद वैल्यू के जितने सवाल आए हुए हैं PYQs वो करीब हल हो जाते हैं सारे के सारे हैं। अब पता नहीं आगे क्या आएगा बेटे, जो आ चुके हैं सवाल, आ चुके हैं सवाल वो तो करीब हल हो जाएंगे इस पे सारे, जितने इस पे पूछे गए हैं वैल्यूज के बारे में। हाँ जी, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ वैल्यूज पे। तब ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 पार्ट में हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। हाँ जी, हाँ जी, सबसे पहले मीनिंग ऑफ वैल्यूज हटा दें। इसका मतलब क्या होता है वैसे तो वैल्यू शब्द शब्द सुनते हो गया आप, अलग अलग कंटेक्स्ट में सुनते हैं, जैसे हम मैथमेटिक्स में कहते नहीं वैल्यू, अगर x की इतनी वैल्यू हो जाए तो क्या ये उस वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, x की वैल्यू इतनी हो जाए तो y की वैल्यू कितनी होगी, वो भी वैल्यू होती है। इकोनॉमिक्स में इस चीज की कितनी वैल्यू है, इसको फाइनेंशियल उसकी क्या उसकी वो है, ठीक है ना, वैल्यू है। फाइनेंशियल कहाँ स्टैंड करती हो, इस मकान की क्या वैल्यू है ना, इस कार की क्या वैल्यू है, तो क्या उस वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग एथिक्स में, नहीं। तो वैल्यू उस तरह वाला मीनिंग नहीं हम लेना, ना हमने इकोनॉमिकल मीनिंग लेना उसका, ना हमने मैथमेटिकल मीनिंग लेना है, हमने क्या लेना है, सोशल मीनिंग लेना है। सोशल मीनिंग के हिसाब से जो होता है, जो वैल्यू होती है, लिखो वैल्यू इन एथिक्स इज अ फंडामेंटल आइडियल, दे आर फंडामेंटल। वैसे वैल्यू को डेफिनेशन लिखा चुका हूं ऊपर में, फिर दोबारा फिर थोड़ा मीनिंग वाली बात लिखा, दे आर फंडामेंटल आइडियल्स adopted by a society, ideals adopted by a society, a group or an institution
अब इसका मतलब मैंने क्या क्या, एक सोसाइटी में, एक ग्रुप में और एक संस्था में कुछ ऐसे फंडामेंटल आइडियल्स होते हैं, उनको हम मानते हैं, वो होते हैं वैल्यूज होती हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ ए सोसाइटी, दैट मीन हर सोसाइटी में सेम फंडामेंटल नहीं होते, सेम वैल्यूज नहीं होती है कि नहीं, और हर संस्था में सेम आइडियल्स नहीं होते, ठीक है। एक कोई कंपनी है बॉम्बे में, ए दवाइयों का काम करती है, उसके फंडामेंटल कुछ और है। एक कंपनी है बी, वो काम करती है जूतों पे, जूते बनाती है। एक कंपनी है सी, एनजीओ है, वो तो जानवरों की बहुत रक्षा करनी चाहिए, उसको दया करनी चाहिए, उसके और आइडियल्स हैं, उसके और तरीके काम करने के, उसको प्रॉफिट ही नहीं कमाना है, अगर अपनी जेब में 10 रुपए हैं वो भी दे दो। एक कंपनी बिजनेस कर रही है, वो उसमें ये वैल्यूज होंगी, ये वाली नहीं ना। वो ठीक है काम करो, पर ऐसा काम करो कि 10 रुपए की चीज 20 में नहीं बेची, 12 में तो बेचो। 10 रुपए खर्चा हो तो चीज अपनी जेब से 12 रुपए खर्च ना करो। सबकी वैल्यू डिफरेंट है। ऑर्गेनाइजेशन जो है अलग तरीके से काम करती है, एनजीओ अलग तरीके से काम करती है, बिजनेस वाले अलग तरीके से काम करती है। एक कहते हैं जानवरों पर दया करो, एक कह रहे हैं लेदर के बूट बनाओ, प्योर लेदर के तो ज्यादा बढ़िया बिकते हैं, सिंथेटिक लेदर में तो पैसे मिलते नहीं है, प्योर लेदर वाला जूता तो 1 लाख रुपए का बिक जाता है आजकल, तो वो जानवरों की दया क्यों करेगा। तो वैल्यू डिफरेंट होती है बेटे। कंट्री की बात, कंट्री में वैल्यू अलग होती है, पता ही आपको। जैसे कुछ एक कंट्री आपने रोज नाम सुना होगा, इसराइल ले लो, लेबनान, सीरिया, अफगानिस्तान, जहाँ रोज लड़ाई छिड़ी रहती है कि नहीं। इधर बम गिर रहे हैं, इधर मिसाइलें गिर रही हैं, ड्रोन आ रहे हैं, पता नहीं कौन किसको मार देगा, ये क्या कर देगा। और वहां के जो बच्चे को क्या सिखाया जाएगा, लड़ना, टू फाइट इट आउट, करेज सिखाई जाएगी कि भाई बहादुर होना है, डरना नहीं है, लड़ना सीखो, तो कोई मार देगा आगे। तो उनकी बेसिक वैल्यू क्या है, करेज, फाइट, करेज टू फाइट। एक और कंट्री है चाइना, सुख शांति है, कभी लड़ाई नहीं हुई इतने साल हो गए। यूएसए के बॉर्डर पे कभी लड़ाई ही नहीं हुई इतने साल, 100 साल हो गए। यूएसए बाहर चाहे करवा देता हो, यूएसए के अंदर लड़ाई तो नहीं हुई ना कभी। तो क्या वो अपने बच्चों को पहले करेज सिखाएंगे लड़ना, कि बच्चे बंदूक चलानी सीख लो, कि बच्चों तलवार चलानी सीख लो, नहीं ना। एक दो मिसाइल का जुगाड़ कर लो, नहीं। वो कहेंगे भाई कोई टेक्नोलॉजी लेके आओ, बिजनेस करो, नॉलेज लेके आओ। तो उनके यहाँ जो बिजनेस की वैल्यूज हैं, नॉलेज की है, वो वैल्यूज हो जाएंगी। तो वहाँ अफगानिस्तान की वैल्यूज कोई और है, चाइना की कोई और है। तो ये दो एग्जांपल्स आप समझ सकते हो, ठीक है। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन मैंने वर्ड यूज किया और सोसाइटी किया, तो हर एक सोसाइटी की वैल्यू अलग अलग होती है, अंडरस्टैंड। अफगानिस्तान की वैल्यू सेम ही रहेगी, और ये नहीं हो सकता काबुल में कोई और है, कंधार में कोई और है, क्योंकि ओवरऑल एक सोसाइटी, एक समाज है, उसमें एक तरह का माहौल है, ऐसे ही रहेगा वहाँ पे। अमेरिका में भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह लड़ाई हो रही है, एक जगह लोग मजे करो। आमतौर पर एक सोसाइटी का मतलब होता है एक काफी बड़ा ग्रुप, कोई छोटा बड़ा ग्रुप नहीं। ये नहीं कि 10 लोग मिल गए उसको ग्रुप कह दिया, उसकी वैल्यूज अलग हुई, कि एक परिवार में 40 आदमी, उनकी वैल्यूज अलग है, पड़ोस वालों की वैल्यूज अलग है, नहीं, ऐसा नहीं होता। वैल्यूज बड़ा एक समाज की बात करते हैं, सोशल मतलब सोसाइटी की बात कर रहे हैं। आगे समझ बात। ऐसे ही वैल्यू में एक और अगर देखा जाए, जैसे कोई पीस लविंग कंट्री की बात कर रहा हूँ मैंने कहा वहां के बच्चों को क्या कहा जाएगा। जैसे फिनलैंड है, नॉर्डिक कंट्रीज को कहते हैं, क्या उनको कहा जाएगा लड़ाइयाँ सीखो। उनको तो पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको ये भी नहीं कहेगा बिजनेस सीखो। उनको क्या कहा जाएगा, उनकी वैल्यूज होंगी बी वेरी ऑनेस्ट, बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स। उनको लिए बस यही वैल्यू है, ना पैसे की दिक्कत है, ना ही कोई लड़ने का जुगाड़ है। वो कहते हैं शांति प्रिय रहो, देश को शांत रखो, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे का आदर करो, बस यही उनकी वैल्यू है।
आगे लाइन लिख लो, वैल्यू मीन्स द काइंड ऑफ बिहेवियर, वैल्यू मीन्स के ऊपर दो एग्जांपल दे देना, लिख लेना। फॉर एग्जांपल मैं दो एग्जांपल दिए आपको, सोसाइटी में डिफर करते हैं ना अफगानिस्तान की और द वैल्यू मीन्स द काइंड ऑफ बिहेवियर we want to see in our children and in the behavior of and in the behavior of employees of our organization, the behavior of the employees of our organization। ठीक है, तो ये मीनिंग हो गया। ठीक है, आपने ऊपर जो मैंने वर्ड लिखा था सोसाइटी वैल्यूज की एग्जांपल लेके समझा दे रहा है। अब दूसरा पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट क्या था? नाउ वी कम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज। अब तक तो मॉरल वैल्यू में समझ के आगे होंगे। वैल्यू बेसिकली क्या होता है, जब मॉरल्स कहते हैं ना, यही मॉरल्स सुना ना, तो वैल्यूज और मॉरल में बहुत कम डिफरेंस होता है। ज्यादातर वैल्यूज होती हैं वो मॉरल्स होती हैं कि भाई अच्छी अच्छी बातें बस जो हर इंसान को करनी चाहिए। तो मैं कैरेक्टरिस्टिक में इसके 5-6 कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनके बारे में बात करते हैं। कहाँ गया पेन? दे आर द morals, they are the morals। अगर मैं आपको कहूं किसी व्यक्ति को कि तुम्हारे में कौन कौन सी वैल्यूज हैं, नित्या तू बता। मैं तुम्हें कहूं तो अपने बारे में सोचो, तुम्हारी क्या कोई खास मेन मेन कौन सी वैल्यूज हैं? वैल्यूज, बिलीफ नहीं। चलो ठीक है, और ठीक है, और कोई कोई 2-3 तो होंगी। सच बोलना, ऑनेस्टी हो गई, ओबीडियंस हो गई। स्टूडेंट में एक बहुत बड़ी चीज होती है वैल्यू, ओबीडियंस। तीसरा कमिटमेंट, स्टूडेंट की वैल्यू होती है, ठीक है ना, कमिटमेंट टू योर गोल, नॉट टू ए पर्सन। ठीक है, तो आप अपने गोल की तरफ कितने कमिटेड हो। तो ये सारे क्या है, ये मॉरल्स हैं। तो एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, तो ये मॉरल्स है सारे। जैसे किसी की होती है, जैसे ऑनेस्टी हो गई, ओबीडियंस हो गई, कमिटमेंट हो गई, ये सारी मॉरल टाइप होती हैं। ठीक है, नंबर 1। दूसरा कैरेक्टर से क्या होता है इनका? सेकंड, दे आर, इनकी कोई गिनती नहीं होती। अगर हम ये कहें इस समाज में 4 वैल्यूज हैं, इसमें 8 हैं ना, इनन्यूमरस। हर समाज में इनन्यूमरस वैल्यूज होती हैं। तुमने 2 गिना दी, 4 गिना दी, घर जाओगे मम्मी 2 बातें और बता देगी, बेटे ऐसे नहीं, ऐसे करना होता है, हमारे ऐसे करते हैं हमारे परिवार में, बताते हैं ना आपको। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इनन्यूमरस, यानी अनलिमिटेड, थाउजेंड्स। एक नंबर कभी कन्फाइन नहीं होता, अनलिमिटेड होती है नंबर में। नंबर 3, वैल्यूज आर लर्नड, नॉट हेरिडिटरी। ये ऐसा नहीं होता कि बच्चा बचपन में पैदा हुआ
उसके नाक मुंह कान होते ही होते हैं, ठीक है। वैल्यूज तो सिखाई जाती हैं, सीखी जाती हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक इनका ये है वैल्यूज का। बोल के सिखाई जाएंगी, कहानियां सुनाई जाएंगी, बचपन में सुनाई जाती हैं, किताबों में पढ़ाया जाएगा, जगह जगह लोग स्टैचू लगे हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तरह तरह के तरीके होते हैं, वो लर्न ही करनी पड़ती हैं, वैल्यूज सिखाई जाती हैं आपको। सोशलाइजेशन के वर्ड कर रहा था मैं, तो सोशलाइजेशन में यही कराया जाता है। देन नंबर 4, वैल्यूज चेंज विद टाइम एंड स्पेस। स्पेस की बात तो भी बता दी मैंने कि मेरी अफगानिस्तान की वैल्यू डिफरेंट है। टाइम, जो वैल्यूज आज से 200 साल पहले थी आज नहीं है। लड़कियों को बताया जाता था कि पति भगवान है, ठीक है। मैं ये तो कह रहा हूँ 200 साल पहले सिखाया जाता था, 200 ईयर्स बैक, कि पति भगवान है, ये वैल्यूज है लड़कियों के लिए। आज वो नहीं कहा जाता, चेंज हो जाती है। तो कुल मिला के ऐसे बहुत सी वैल्यूज मिलेंगी आपको। जैसे आपको इतनी सारी वैल्यूज जो पहले सिखाई जाती थी, आज समय के साथ साथ बदलाव आता है उस चीजों में। क्या मतलब? बहुत सारी है इसमें। तू बता, तेरे दिमाग में क्या आ रहा है ऐसी वैल्यू जो पहले थी कभी अब नहीं है? बताओ। पर्दा वैल्यू जो विमेन होती थी घर की, डेफिनेट वैल्यू थी। नो नो, वैल्यू थी कि आपको बचपन सिखा दिया जाता है आपने कि भाई पर्दा तो करना ही करना है, बड़ों से विमेन ने पर्दा करना है। अब कहा आ रहा, वो वैल्यू था, और बच्चों को सिखाया जाता था, औरतों को। और बहुत सारी बातें इस तरह की जो वैल्यूज हैं कि जो लेडी ऑफ द हाउस है उसको बच्चों का ख्याल रखना है, सारी जिम्मेदारी उस पर बच्चों की, उसकी वैल्यूज थी ये। आज बदली है इस बात पे, ठीक है। तो समय के साथ भी बदलती हैं वैल्यूज बेटे, और टाइम के साथ भी बदलती हैं, ठीक है। वैल्यूज, माँ बाप का आदर करना, ये वैल्यू है। अब हो गया ना चेंज, बहुत जगह बदला है। मैंने एग्जांपल दी थी आपको, माँ बाप की ख्याल रखना, चलो आदर करना नहीं, ख्याल रखना। अब आपकी माँ बाप का बहुत ध्यान रखना। अब आपकी जॉब लग गई बेंगलोर में, ठीक है, माँ बाप यहाँ हैं, बीमार हैं, तो अब पहला जमाना था कहता कुछ भी हो जाए, पहली प्रायोरिटी माँ बाप के साथ रहना है, बाकी काम धाम चाहे छोड़ दें। श्रवण कुमार की कहानी सुनते होगे ना, कैसे वो माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराने ले गया। आजकल का है ये वैल्यू, ये वाली नहीं। वो कहें ठीक है आपको नर्स रख देते हैं, कुछ और रख देते हैं, पर हमने हमारा पैकेज लगा हुआ है, हमारा जॉब है, ठीक है। वैल्यू नहीं है बेटे, आप मानो ना, तुम नहीं मानते अलग बात है, पर है ऐसा समाज में। अरे बेटे मैंने कहा ध्यान रखने का तरीका बदल गया। सम अरे ये नहीं कह रहा, मैंने कहा कि मैंने कहा माँ बाप के साथ रहना है, उनके पाँव दबाने हैं, उनकी सेवा करनी है। आपको ठीक है, मेरी नौकरी लगी है, मैं नर्स के पैसे दे देता हूँ, ठीक है, ओल्ड एज में छोड़ देता हूँ। ओल्ड एज होम में का मान लो महीने के 40,000 रुपए हैं, वो भी दे दूंगा मैं। अच्छा नौकर रख देंगे उनको, आपको मेड रख देंगे, मशीनें ले देंगे अच्छी सारी। हाँ पहले ये था, ये समझे, पहले ये था कि आप माँ बाप के साथ रहना है, माँ बाप को साथ रखना है, और कुछ भी हो जाए पहली प्रायोरिटी वो है। व्यापार चाहे कम हो जाए, कुछ हो जाए, मगर आपको आज वो वैल्यू बदली है। आपको लोग कहते ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हम दोनों काम कर लेते हैं,
माँ बाप को पैसे भेज देते हैं और खुद अपना काम भी कर लेते हैं। चलो नहीं, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे इस तरह की यार। देन कम्स स्टेबल, देयर वैल्यूज आर स्टेबल एंड डिफिकल्ट टू चेंज इन अ लाइफ टाइम। वैल्यू बदलती हैं, वैल्यूज आर स्टेबल एंड डिफिकल्ट टू चेंज इन अ लाइफ टाइम। एक आदमी की जिंदगी में वैल्यू ज्यादा नहीं बदलती हैं, जनरेशन वाइज तो चाहे बदल जाए, 3-4 जनरेशन के बाद, 100 साल, 150 साल, 200 साल बाद। ऊपर में लिख रहा हूं चेंज करती हैं, नीचे में लिख रहा हूं कंपैरेटिवली स्टेबल है, लाइफ टाइम में चेंज आमतौर पर नहीं होती है। एक आदमी बचपन में बात सीख ली, वो बूढ़ा होता कोई उसी वैल्यू के साथ रहेगा, वो नेक्स्ट जनरेशन और उसकी नेक्स्ट जनरेशन और उसके में जाके चेंज हो, 100-150 साल बाद चेंज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए बेटे? ऊपर मैंने एक वर्ड लिखाया था कि वैल्यूज वो चीज होती है जो हमें अंदर बता दी जाती है और उसके बेस पे जज करते हैं, वो है शराबी वाली बात। तो वैल्यूज आर द बेसिस ऑफ जजमेंट। कई बार तो क्या होता है कि जो चीजें हमें सिखाई भी नहीं गई हैं, बिल्कुल नई नई चीजें सामने आती हैं हमारे, तो हम उसको भी जज करने लग जाते हैं कि किससे, अपने बेस पे। हमारे बुजुर्गों ने हमें वैल्यू सिखाई, मगर उन चीजों के बारे में उनको पता ही नहीं था वो चीज अच्छी है बुरी है, कैसे पता है? पर हम उसको जो सामने हमारे आती है तो जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवर वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किससे पूछा जाता है अच्छा है कि बुरा है? हम कैसे तय करते हैं? हम कहते हैं यार इससे तो सबकी नौकरियां चली जाएंगी, नौकरी जाएंगे मतलब गरीब लोग भूखे मर जाएंगे, और किसी गरीब को भूखा मारना तो पाप लगेगा, है ना वैल्यू? तो यही को कैसे जज करेंगे कि नॉट गुड फॉर ह्यूमंस? कैसे जज किया मैंने? वैल्यूज के बेस पे, क्योंकि चीज नहीं थी हमारे पास और हमारे पास वो उसी के बेस पे जज कर रहे हैं। हो सकता है 3 जनरेशन बाद एआई का बड़ी आम बात हो, उसके माँ बताएं भी एआई का ये फायदा होता है नुकसान होता है, उसको अपने पुरानी वैल्यू से जज नहीं करेगा, वो उसको पहले ही बताया गया, वैल्यू सिस्टम में डाल दिया गया कि एआई क्या होती है। तो दैट, हर बात ये होता है, हर नई चीज को हम जो भी होती है अपनी वैल्यू के साथ जज करते हैं। तो वैल्यू वो चीज है जो आप हर सिचुएशन में, हर पर्सन में, हर ऑब्जेक्ट में आपको जजमेंट का बेस देती है अपने लिए। जैसे एक और, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज आर एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट के लिए एक और वर्ड है इंटेंजिबल। ये पेन क्या है, टेंजिबल है इंटेंजिबल है? टेंजिबल है। ऑनेस्टी क्या है? तो हाथ लगा सकता हूं मैं, कह सकता हूँ इतनी लंबी होती है ये इतनी छोटी होती है, नहीं ना? तो वैल्यू जो होती है वो एक विचार होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं नेचर में, ठीक है? तो ये अगला उनका फीचर है। और लास्ट में आ गया, जगह ही नहीं बची, एक और जगह लगा दें। हायरार्की, या तो है नहीं पूरी।
ठीक है। वैल्यूज आर अरेंज इन हायरार्की, वैल्यूज आर प्लेस्ड इन हायरार्की। वैल्यूज जो होती हैं हायरार्की में होती हैं ऑलवेज। ये पहली, सेकंड, थर्ड। हायरार्की क्या होता है? वर्टिकल डिवीजन। बताएंगे? तुमने फीस दी है, अपने पैसे लिए इसके बताने के। चाहे अब तुम फीस का पूरा पूरा उपयोग नहीं करते, फीस तो 2 घंटे की देते हो, आते 1 घंटे के लिए हो, ये 6 घंटे की फीस देके 5 घंटे के लिए आते हो। हाँ, आज क्यों नहीं पढ़ा? कुछ कमी सी लग रही है ना। चलो लिख लिए सारे? कितने फीचर हो गए? पहला कौन सा है? मॉरल। मॉरल्स का मतलब क्या होता है? आमतौर पे मॉरल्स के जो शिक्षा मिलती है, जैसे इस तरह की होती हैं, ठीक है ना, जैसे ऑनेस्टी एग्जांपल है। दूसरा क्या कहा मैंने? इन इन न्यूमरस। ये मत कहो किसी समाज की कोई वैल्यूज को तुम डिफाइन कर सकते हो या किसी किताब में लिख सकते हो और कहो बस ये फाइनल लिस्ट है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अनकाउंटेबल है, न्यूमरस है, कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, ठीक है, ये मान के चलना आप। तो इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। कोई बंदा कि मैं इंडियन इंडियन वैल्यूज पे किताब लिखता हूँ और इसके बाहर नहीं आएंगी, बेवकूफ बना रहा है अपने आप को, सोचता है उतनी किताबें 4 और लिखी जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये मैंने कहा ऐसा नहीं है कि अपने आप आ जाए। याद है वुल्फ की स्टोरी? वुल्फ वाली, वो आदमी जंगल में रह गया था, भेड़ों ने पाला था, तो मोगली कह लो, कह लो। फिर दूसरा बताया था बंदा वापस जब आया, उसको दोबारा सिखाया गया सब कुछ, ह्यूमन बीइंग बनाया, बाद में रॉक स्टार बना वो बंदा। तो वैल्यूज सिखाई जाती हैं, हेडिटरी नहीं आती वैल्यू। एक सवाल और आता है, क्या जानवरी वैल्यू सिखाते हैं अपने बच्चों को? तुझे कैसे पता? कोई बात नहीं। क्या सिखाते होंगे वो? क्या सिखाते होंगे? शेर अपने शेर अप, शेर अपने उसको क्या सिखाता होगा? कभी दुश्मन पीछे से अटैक नहीं करना, किसी किसी को धोखा नहीं करना। वो वैल्यू थोड़ी, शिकार कैसे करना है, जो कहते हो बड़ा ईमानदार रहना, किसी धोखा नहीं करना किसी के साथ, किसी गरीब आदमी, किसी किसी ऐसे जानवर जो सबसे कमजोर है उसको उस पर दया करनी है, सिखाता होगा। होती होगी, होती होगी। ठीक है, ठीक कह रहे हैं, उनकी वजह होती होंगी, हमें इसके बारे में पता नहीं। वो सिखाते हैं हेडिटरी होती है, ये हमें नहीं पता क्या वो। पर अब तो लोग मानने लगे कि जानवरों की अपनी लैंग्वेज होती है। अगर लैंग्वेज होती है तो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते होंगे। फिर इनको पक्का सिखाया जाता होगा कि कैसे जब शेर की आवाज आए तो कैसे बचना है, ठीक है, और किस किस एरिया में रहना है, किस तरह अपने आप को सेव करना है, ठीक है, और अपने साथियों के साथ कैसे बिहेव करना है। ये नहीं कि अगर कोई शेर आ गया अपने साथी को छोड़ के चले जाओ, उसको कैसे बचाना है, कुछ ना कुछ वैल्यूज होती होंगी। तो अगर हम कह रहे हैं समाज, हर समाज की होती हैं, तो होता होगा। कभी चींटियों को देखा आपने? कभी ग्रुप में निकलती हैं। अगर चीनी की खुशबू आ जाए, कभी ऐसा नहीं होगा चींटी के मैं चलती हूँ, बताऊंगी नहीं किसी को मैं, ठीक है ना। दे ऑलवेज लिव इन द ग्रुप। उनकी वैल्यू है सोसाइटी, इकट्ठे रहना है, कभी अलग नहीं होती। जब भी दिखेंगे भीड़ में दिखेंगे आपको। तो ऐसे कुछ ऐसे जानवर होते हैं, वो कभी भीड़ में नहीं रहते। ऑक्टोपस के बारे में कहा जाता है, ऑक्टोपस को अगर खाना मिला दूसरा ऑक्टोपस बताएगा नहीं वो, उसको मतलब नहीं है, वेरी सेल्फिश। तो इस तरह की वैल्यू हर जगह होती है, पर चलो हम उससे, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो वैसे ही पूछ लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या था? हमने कहा था टाइम के साथ और स्पेस के साथ, ठीक है। वो अफगानिस्तान वाली एग्जांपल,
समय के साथ पर्दा। और हाँ, पहले हम कह रहे चेंज होती हैं, फिर हम कहते हैं स्टेबल है, हम कह रहे कंपैरेटिवली स्टेबल है, कंपैरेटिवली दे चेंज बट डोंट चेंज इन द लाइफ टाइम ऑफ ए ह्यूमन बीइंग जनरली। एक इंसान की लाइफ में आम तो चेंज होती है, एक इंसान की लाइफ 60-70 साल होती है, उसके बाद ही कभी चेंज होगी तो ठीक है ना। देन कम्स सबसे इम्पोर्टेंट उसका फीचर ये है, वैल्यू सिखाई सी जाती हैं ताकि आपको जजमेंट जो है जो बन सके, अच्छे बुरे की पहचान हो सके, चाहे वो किसी घटना की है, किसी व्यक्ति की है, और चाहे किसी वस्तु की है, जो भी घटना बेसिस बनती है। नेक्स्ट क्या था, एब्स्ट्रैक्ट होती है, ऐसा नहीं कोई तुम्हें पता हो क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। तो है कि जैसे गिनती होती है ना, गिनती काउंटिंग कहते हैं ना। हाँ, बचपन में बच्चों को सिखाया जाता है कि दो के तीन, तो बंदा सोचे तीन कहाँ है, क्या चीज़ है तीन। आज तुम्हें लगता है अजीब लगता होगा, छोटे बच्चों में पढ़ाया जाता है ना, तो टीचर्स हमसे पूछ के देखो जो बीएड करते हैं, तो असल में सचमुच बीएड करते हैं। बच्चे बच्चे को ये बताना कि दो क्या होता है, उसको जो दिख रहा है टेंजिबल है वो तो सीख लेता है बच्चा। बच्चे को एक मान लो एप्पल दिखाया जाए, एप्पल एप्पल देख लेगा, एक और एप्पल उठाया जाए, दिस इज ऑल्सो एप्पल, एप्पल, टू एप्पल्स, वो उसके मन दिमाग आता है एप्पल तो ठीक है, टू कहाँ है, ये तो एप्पल तो मैं दिख रहा हूँ, पर मैडम कह रही टू एप्पल्स, टू कहाँ है, टू तो है नहीं। पूछता है टू एप्पल्स, नहीं कर देते हैं बच्चे दिमाग का, क्यों, क्योंकि वो इनटेंजिबल है। जो चीजें आपको बता दी कि दो होता है कि तीन होता है कि चार होता है, और आपको नहीं पता क्या होता है दो तीन चार क्या होता है। दो गाय हैं तब भी दो हैं, ठीक है। भाषा में ऐसे होता है परिवार, बिहार में ना या झारखंड में, वहाँ एक भाषा चलती है ऐसे ही, कोई भी बात हो ना, कोई बोलते हैं वो वर्ड, कोई गिनती वाला शब्द हो वो ठो बोलते हैं कि ये दो ठो आम लेके आओ, कभी बिहारी को कहते हैं सर। तो मैं उसके बाद एक बार, पहली बार मैं कॉलेज में गया, झारखंड में था कॉलेज, जमशेदपुर, तो वहाँ पे सेल डलवाने थे टॉर्च में, तो क्या सेल, मैं क्या दो सेल दे दो, कहता दो ठो, मैंने कहा नहीं दो सेल। फिर पूछा कि दो ठो, मैंने कहा नहीं दो सेल ही चाहिए। जब नहीं समझा मैं कल थो ही दे दे तू। तो मैं महीना दो महीना यही सोचता रहा कि सेल को ठो बोलते हैं, जब भी उसे मांगूंगा, अगली बार क्या मैं दो ठो, कहता क्या। मैं यार पिछली बार तूने तो बताया था सेल को ठो बोलते हैं। तो ये भाषा होती है इस तरह, जो इंटेंजिबल कहते हैं, अज्यूम करनी पड़ती है, इसका कोई वो नहीं होता, बेस नहीं होता इसका, ठीक है। चलो लास्ट में क्या था, बस खत्म हो गया, अरेंज इन हायरार्की। ये हायरार्की में से अरेंज किया जाता है, वरना इसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये दूसरा, अगला क्या है टॉपिक बताओ। हाँ, अब आती है हायरार्की ऑफ वैल्यूज। अगला देखो ऊपर लिखवाया मैंने सारा, मुझसे मत पूछो, अच्छा पिछला पेज नहीं पलट सकते, वेरी गुड। पेज पलटने के लिए कोई मशीन बुलानी पड़ती है। हायरार्की ऑफ वैल्यूज, HIER। ये कैसा सब्जेक्ट है ना, ये वाला एथिक्स। हिस्ट्री तुम 4 टीचरों से पढ़ लो तो मैं करीब करीब सेम ही लगेगी, थोड़ा बहुत फर्क होता है, उनका समझाने का तरीका हो सकता है, पर पर ये मुझे लगता है 4 क्या 40 टीचरों से पढ़ लो, ये वाली चीज़ें हर एक के पास अपनी एग्जाम्पल्स होंगी, हर एक का अपना तरीका होगा, कि बड़ा वो है। तो इसलिए कोशिश करो, अपने नोट्स पे भरोसा करो, इसको बार बार मल्टीपल सोर्स से ना करना, दिमाग को बहुत नहीं करेगा ये इस तरह पढ़ने लग गए, क्योंकि है ही इंटेंजिबल, अजीब सी चीज़ है, वो ठो वाली बात है, ठीक है, क्या है पता नहीं। तो इसलिए जो चीज़ समझ आ रही है, जिस तरह नोट्स बन रहे हैं, इसी नोट्स को अपने बार बार पढ़ते जाओ, करते जाओ, इसी में आंसर मिल जाएंगे सारे के सारे।
जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ोगे उतना ज़्यादा बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं बहुत टाइम लगा रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं इतना किताब इतना टाइम नहीं लगाएंगे वो। वैल्यूज मुश्किल से दो तीन पेजों में समझा के परा मारते हैं वो उठा के वो। या एक और किताब है वो 11 पेज में समझाती है, पर वो फटाफट गोल गोल मोटी मोटी बातें लिख के, एक लेक्सिकॉनिक किताब है, उसकी भाषा इतनी टफ है, उस भाषा को पढ़ते पढ़ते तो एक पेज के बाद सो जाओगे। ठीक है, तो आपको चीज़ को समझना जरूरी है। जरूरी नहीं कि लैंग्वेज वही लिखो, डेफिनेशन वही लिखो जो किसी किताब में लिखी हुई है। अगर किसी साइकोलॉजिस्ट ने कोई डेफिनेशन दी है वो तो वही लिखनी है, मगर अगर अपनी तरफ से लिख रहे हो, मैंने तुम्हें एग्जांपल दी, एथिक्स की डेफिनेशन दी कि दीज आर सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स व्हिच फॉर्मुलेट्स, ठीक है ना, वो वर्ड टू वर्ड जरूरत नहीं है, अपने साथ लिख सकते हो, रट्टा नहीं मारना। मगर कुछ किताबों में इतनी टफ लैंग्वेज है, इतनी टफ लैंग्वेज है, डोंट मेक द लैंग्वेज टफ। टफ लैंग्वेज से कोई होने वाला नहीं है। किताबों के नाम यहाँ किताब बहुत पढ़ी है, ट्राई करना, पढ़ के देखना। ठीक है, चलो। हायरार्की का मतलब क्या होता है बच्चों? हायरार्की मतलब होता है वर्टिकल। जैसे हम कहते हैं पहले पटवारी होता है, उसके ऊपर कौन होता है? कानूगो, उसके ऊपर नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, फिर एसडीएम, फिर एडीसी, फिर डीसी, ऐसे ही है ना। फिर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ये क्या हो गई? हायरार्की हो गई। यानी कैसे एक दूसरे के ऊपर, यानी वन पर्सन अकाउंटेबल टू अनदर, दूसरा और अकाउंटेबल है, ऐसे अकाउंटेबल है। आमतौर पे पिरामिड बनता है, हर जगह हायरार्की होती है बेटे, ये मान के चलना। हम अक्सर कहते नहीं है कि शेर जंगल का राजा है, इसका सबसे ऊपर है, एक सबसे नीचे कौन होंगे? चींटियां होंगी, ठीक है, उनके ऊपर कोई होगा, उनके ऊपर होगा, उनके ऊपर होगा, इस तरह। तो हायरार्की हर जगह होती है। मगर होता क्या है, आइडियली क्या होता है, जब वैल्यूज की बात करते हैं, मॉरल्स की बात करते हैं, हम जितने बड़े बड़े आइडियलिस्ट हैं, कार्ल मार्क्स, वो एक सपना लेता है कि एक समय ऐसा आएगा दुनिया में सब लोग बराबर हो जाएंगे, बराबरी आ जाएगी, कहते हैं ना। फिर ऐसे ही हम अपने संविधान में शब्द लिखते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं? इक्वालिटी। क्या वो आ सकती है? नहीं आ सकती। तो और सपना सबका यही है, एक आइडियल सबके हैं, इक्वालिटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। बराबरी का मतलब एक के ऊपर एक नहीं होगा, सब ऐसे होंगे, ठीक है ना। आई बात समझ? हायरार्की मतलब एक दूसरे के ऊपर। हमारे समाज में अनफॉर्चुनेटली कास्ट में भी हायरार्की है, जबकि और समाज में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चाहे प्रोटेस्टेंट हो या कैथोलिक्स हो, बराबर है, शिया हो सुन्नी हो, बराबर है, ये नहीं एक के ऊपर एक है। तो दैट शोज कि हायरार्की किसी समाज में अगर ना हो, साइंटिस्ट ये कहते हैं, टेक्नोलॉजी वाले ये कहती है, स्कॉलर्स ये कहते हैं कि अच्छा लगता है ये कहना कि बराबरी एक अधिकार है सबका, बराबरी होनी चाहिए, पर बराबरी से कोई समाज चलेगा नहीं। आज जो हालत है, हो सकता है 200 साल बाद कुछ ऐसा हो जाए, अचानक न्यूक्लियर अटैक हो जाए और हर एक शहर में इतने सारे सेक्टर हैं, दुकानें हैं, बंदे कितने? 15 चंडीगढ़ बंदे हैं, फिर तो बराबरी है। फिर क्या है? 2 सेक्टरों पे एक बंदे का कब्जा है, 3 सेक्टरों पे एक बंदे का कब्जा है, ठीक है। उसके बाद गाड़ियाँ गाड़ी, किसी 200 गाड़ियाँ, किसी के बाद 400 गाड़ियाँ, सब बराबरी है। फिर तो क्या दिक्कत क्या होगी? कोई किसी लड़ नहीं रहा किसी की बात के लिए। जब सोर्सेज इतने ज्यादा होंगे, बंदे कम होंगे, तो फिर बराबरी हो सकती है, पर वो आइडियल है, पता नहीं होगी नहीं होगी, एक इमेजिनेशन है हमारे पास, पर अदरवाइज नहीं, ठीक है। जबकि कमाल की बात तो है, हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं, वैल्यू में बहुत बड़ी वैल्यू इक्वालिटी है। हम कहते हैं सबको बराबर समझो, गरीबों को अपने बराबर समझो, कहते हैं ना, हर जाति को अपने बराबर समझो, जो और हर व्यक्ति को, इंसानों को, जानवरों को, सब पे दया करो, कहते हैं कि नहीं कहते? पर होती नहीं है, तो क्या समाज चलेगा नहीं। अगर सारे अमीर हो जाएं, सारे अमीर हो जाएं, लोग रजाई में से निकलेंगे नहीं। अब क्यों 3-3 हजार करोड़ पड़ा है? छड्डो यार, क्या करना है? कौन सुबह क्लास लगाने आएगा? तुम आओगे क्लास लगाने? एग्जाम दोगे तुम? छड्डो यार, सारे गरीब हो जाएं, सारे गरीब हैं, सब भिखारी हैं, ठीक है। और पर वो कहते यार किससे मांगने जाए, सारे भूखे हैं। तो भी वो भी सवाल नहीं चलेगा। थोड़े दिन बाद भूखमरी से सारे ही मर जाएंगे, सारा गांव ही मर जाएगा, किसी के पास भी कुछ नहीं अगर बचेगा तो दैट मीन्स
हायरार्की किसी सिस्टम में होती नहीं है, उसके बिना चलता ही नहीं है, तो वैल्यूज भी नहीं चलेंगी। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, हायरार्की की एग्जांपल देता हूँ, तो लिख लो, ऑल आइडियलिस्ट थिंकर्स, all idealist thinkers want equality to prevail. All idealist thinkers want equality to prevail. But practically, no system can function where there is no hierarchy. That means everyone has to be accountable to some. जैसे आमतौर हायरार्की ऐसे होती है ना, यहाँ बहुत सारे वर्कर्स हैं, दे आर अकाउंटेबल टू दीज पीपल। ये वर्कर्स हैं, ये सुपरवाइजर हैं, किसी कंपनी की बात कर रहा हूं, ये किसको अकाउंटेबल होंगे? मैनेजर को। ये इतने सारे मैनेजर हैं, और ये सीनियर मैनेजर हो गया, ये एक जनरल मैनेजर हो गया, दो, और ये हो गया एमडी हो गया, ठीक है ना। ये इसको काउंटेबल है, इसको काउंटेबल है, ये वर्कर्स हो गए, सुपरवाइजर हो गए, सीनियर मैनेजर्स और जनरल मैनेजर्स, ये एमडी हो गया। अब आपको लगे तो किसी काउंटेबल नहीं है, ये सरकार को काउंटेबल है, सरकार काउंटेबल है, ये सबको काउंटेबल है, सरकार 5 साल में चुनी जानी है, तो हायरार्की तो बन गई ना कैसे ना किस तरीके से। ये अगर सिस्टम है तो कंपनी चल जाएगी, और सारे मैनेजर हटा दो, कंपनी चल जाएगी। चारों मशीनें में लबड़ियाँ उठा के बेचाएंगे लोग उठा के, तो दैट शोज हायरार्की सिस्टम चलता नहीं है। तो ऐसे ही अब आप कहोगे वैल्यूज में कहाँ हायरार्की आ गई? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ऑनेस्टी और राष्ट्रभक्ति दोनों में किसको छोटा बड़ा कहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ ना आपको मैं, कि वैल्यू में हायरार्की है कि राष्ट्रभक्ति बड़ी है या ईमानदारी बड़ी है, ये सच बोलना बड़ा है, कौन किससे ज्यादा? एग्जांपल देता हूँ, एक व्यक्ति बहुत पंक्चुअल है, मान लो उसको बचपन सिखाया गया, शायद फौजी परिवार में रहा हो या ना जाने क्यों, कि पंक्चुअल होना भी जो मर्जी हो जाए, एकदम टाइम पे पहुंचना है। वो बच्चा ऐसा है कि सुबह 6:30 क्लास होती है, पूरा 6:25 में हो जाता है, पंक्चुअल भी नहीं, सुपर पंक्चुअल एकदम। और कहीं कॉलेज में एग्जाम है 10 बजे, उसको पता घर से उसका फासला 15 मिनट का है, पर वो 9 बजे चल देता घर से, कि कोई चांस ही नहीं लेट होने का, ठीक है ना, टाइम पे पहुंचेगा। उसको सिखा दिया गया है कि भाई पंक्चुअलिटी एक वैल्यू है, बहुत जरूरी है। ये भी सिखा दिया गया है कि भाई अगर तुम किसी यहाँ जाते हो, तुम्हें टाइम दे रखा है, तुम लेट जाते हो, उस घर में 10 मेंबर हैं, तुम 10 का टाइम खराब कर रहे हो, तुम्हारा 1 घंटा खराब होते, घंटे पहुंचे, 10 घंटे खराब कर दिए। उसको बचपन में ठोक ठोक के बता दिया गया बातें, इज वेरी पंक्चुअल। एक और उसको बात बताई गई है, कंपैशन। कंपैशन क्या होता है? करुणा। याद है उसमें बुद्ध धर्म में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, करुणा सिखाई गई है कि भाई यू हैव टू बी सेंसिटिव, किसी के प्रति मदद करनी, ये करनी, वो करनी।
तो देख लेंगे उधर क्या देखेंगे। तो अब ये भी उसकी वैल्यू है इस बंदे की। तीसरी उसको सिखाई गई वैल्यू कमिटमेंट। जो भी काम करना है, जैसे ऑफिस में तनख्वाह लेते हो अपनी, उसको काम ईमानदारी से करना है और पूरा 8 घंटे की तनख्वाह लेनी है तो 8 घंटे पूरा काम करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अच्छी वैल्यू है तीनों। अब वो दफ्तर जा रहा है, वही उसकी आदत है, 10 बजे दफ्तर है, 15 मिनट का टाइम है और 1 घंटा पहले चलता है, सुपर पंक्चुअल आदमी है, वैल्यू उसकी है। अचानक देखा उसने कि एक किसी को स्कूटर पे लेडी जा रही, उसको मार के कार वाला दौड़ गया, वो नीचे गिर गई, थोड़ा खून चल रहा है, करा रही है, फटाफट रुका वो, घड़ी देखी, अभी है टाइम, पर लोगों ने कहा आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी ले जाओ, इसमें बिठा के इसको, औरत को लेटा के, हमारे पास तो नहीं है, हॉस्पिटल ले जाओ इसको, इसकी जान बच जाएगी या इसकी। अब उसके दिमाग में कंपैशन आ गया, अब समझ आ गई हायरार्की। वो आदमी जो अपनी पंक्चुअलिटी की गीत गाता था, वो उसे कभी आज तक 1 मिनट में लेट नहीं गया। लोग उसको तो एक घड़ी मिलाते थे दफ्तर में, वो आ गया तो 9 बज गए, इसमें घड़ी गलत हो सकती है, ये गलत नहीं हो सकता। ठीक है, वो इस बात पे गर्व महसूस करता था। आज उसके सामने ये पोजीशन आ गई है कि लेट पहुंचूंगा या इसको लेडी को ठीक कराऊं, तो कौन सी पहले क्या करेगा वो? कंपैशन को ऊपर प्रायोरिटी देगा वो। हायरार्की सेट हो गई ना। अब तीसरी बात आई, मान लो उसको काम करते करते उसको टाइम लग गया, वहां पे 2-3 घंटे लग गए, वो लेट पहुंचा वहां पे, पर फिर भी जितना टाइम लगता उतना लगाया, 1-2 घंटे, 10 बजे भैया 12 बजे पहुंच गया वो, और उसे फोन भी कर दिया कि मुझे टाइम लग रहा है, मैं 12 बजे तक आ जाऊंगा, हाफ डे कर दो मेरा। अब उसका बॉस से कहता है, उसको डांटता है बहुत ज्यादा कि तुम्हें पता है ये फाइल जो थी आज 1 बजे तक जानी थी, तुम 12 बजे आ रहे हो, तुम्हारी क्या कमिटमेंट है? तुम तो बड़ा कहते हैं मैं कमिटेड हूं अपने बारे में, मुझे कमिटमेंट आती है, अब फाइल नहीं जा पाएगी, हमारा टेंडर नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। वो कहता सब कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं, मैं ट्राई करता हूं। अब फिर वो पोजीशन आई, तो अब 2 चीजों में उसे 12 बजे का 12 बजे पहुंचना, दूसरा कमिटमेंट, दोनों में उसके लिए पहले क्या थी? पहले तो टाइम पे पहुंचेगा। पर तीनों में अगर ऑर्डर लगा लो, नंबर 1 पे क्या लगाओगे? कंपैशन। नंबर 2 पे क्या लगाओगे? पंक्चुअलिटी। नंबर 3 पे क्या लगाओगे? कमिटमेंट। हायरार्की हो गई ना। तो उसके बाद वैल्यूज में हायरार्की होती है, जो कि डिपेंड करता है कभी कभी टाइम पे, सिचुएशन पे। वैल्यूज सदा हायरार्की में ही होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पेट्रियोटिज्म की बात हमने कही, पेट्रियोटिज्म हो गया, ऑनेस्टी हो गई, ठीक है, या कंपैशन हो गया। अब इसमें एक बात बताओ, कंपैशन और पेट्रियोटिज्म, एक फौजी है, सामने उसको गोली मारनी है, ठीक है, और ये पता है जिसको गोली मार रहा है उसके 20 बच्चे होंगे, आतंकवादी खड़ा है वहां पे, उसके बारे में जानता है वो, इसके पीछे परिवार में कोई नहीं है, तो वहां कंपैशन आएगा, वहां पे पेट्रियोटिज्म आएगा। उसकी हायरार्की डिफरेंट होगी उस समाज की। फौज वालों की एक समाज है, सोसाइटी है, उनकी हायरार्की अलग हो जाए, पर हायरार्की तो डेफिनेटली होगी, बिना हायरार्की के नहीं चल सकता। कि हर वैल्यू को तुम अडॉप्ट नहीं कर सकते, कभी कभी वैल्यूज में भी कंफ्लिक्ट आता है, कौन सी वैल्यू को मैंने पकड़ना, कौन सी वैल्यू को मैंने छोड़ना है, या कौन सा पहले देखना, किसको बाद में देखना। आई समझ? एक वर्ड होता है एथिकल डायलेमा। एथिकल डायलेमा ये और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि जब आदमी अपनी वैल्यूज की जो हायरार्की है उसको सेट नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, जब उसको लगता है कि मैं स्कूल खड़ा है कि मैं लेट ना हो जाऊं या इसको करूं लेट ना हो जाऊं, सोचे जा रहा है, बार बार सोच रहा है,
वो एथिकल डायलेमा। इसका मतलब है वो अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहा। वैल्यूज उसकी दोनों ठीक है, जब वैल्यूज की प्रायोरिटी ना कर सको, जब वो केस स्टडी जब आती है, वो क्या होता है, यही तो होता है। आपका सगा भाई है, ठीक है, उस सगे भाई या चाचा का लड़का है, उसको नौकरी की बहुत जरूरत है, घर में बहुत दिक्कत है, और आप एक स्कूल में लगे हो, और उस एग्जाम में चाचा का लड़का उस स्कूल में पढ़ता है और नकल करता दिख गया आपको, तो अब उसको पकड़ लोगे, केस बना दोगे, तो उसका 3 साल खत्म हो जाएंगे। घर की हालत अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे 2 वैरायटी आ गई इसकी वैल्यूज, एक तो ऑनेस्टी और कमिटमेंट, दूसरा कंपैशन। अब यहाँ पे डिलेमा आ जाएगा उसके लिए, 10 बार सोचेगा केस बनाऊं ना बनाऊं। केस नहीं बना रहा तो इसका मतलब पहली वाली वैल्यूज के ऊपर दूसरा उसको नकल मारने देता है, तब परेशान हो रहा है वो। तो कुल मिला के इसे कहते हैं एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा जो है ना, वो हायरार्की का मामला है और कुछ नहीं है। जो जितने केस स्टडीज हैं, दे आर ऑल द मैटर ऑफ हायरार्की ऑफ द वैल्यूज। आप किसको पहले लाना चाहते हो, किसको बाद लाना चाहते हो, दोनों को साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। एक बड़ी मशहूर एग्जांपल आती है उसकी केस स्टडी में कि एक व्यक्ति जो है आईएएस अफसर है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, फोन आता है कि उसकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है, सर्जरी होने वाली, उसको ब्लड चाहिए, या उसको हालत खराब है, उसको भागता जा रहा है, रास्ते में खबर मिली कि एक बस्ती में आग लग गई, उसके रास्ते मोबाइल पे फोन आ गया, तो उससे वो क्या करेगा। ठीक है, कमिटमेंट टू फैमिली, कमिटमेंट टू द नेशन, दोनों की जरूरी है उसके लिए। आज तक उसने दोनों निभाई हैं उस व्यक्ति ने अभी तक, पर यहाँ एक ही मोमेंट पे दोनों डिसाइड करना आ गया, तो वो आ गया एथिकल डायलेमा आ गया। तो इसलिए इतनी सारी एग्जांपल्स मिलेंगी आपको। वैल्यूज तो डेफिनेटली हायरार्की में ही होती हैं, और दूसरी बात कह रहे हैं वैल्यूज तो हजारों होती हैं, इसका मतलब हजारों की भी हायरार्की होगी। ऐसा नहीं कह सकते 2-4 में हायरार्की होती है, सारी ऊपर नीचे तक हायरार्की में लगी होती है। ये बहुत बड़ा फीचर है इसका वैल्यूज का। चलो ब्रेक लेते हैं थोड़ी, ठीक है, आगे चलेंगे। बातें समझ आ रही है? क्यों समझ आ रही है? लेट आने वाली तो इसलिए। तूने पीछे वाला लेक्चर लगाया था, लास्ट वाला घर से लगाया था? ये चौथा लेक्चर है क्या तीसरा है? तुम्हें सारे लगाए हैं? ना ना, आई डाउट, दिखाओ जरा। मुझे लग रहा तुमने एक घर से लगाया है। ओके, सिलेबस कराया था? वो तो आखिरी में कराया था, शुरू शुरू किससे किया था फिर हमने? ये तो पहला लेक्चर है। दूसरा तो वो था ना, सोशल कंट्रोल सोशलाइजेशन। हाँ ठीक है, सोशल कंट्रोल सोशलाइजेशन। क्या हो गया मेरा बच्चा? थक गया? तेरे ब्रदर का कैसे ठीक हो गया पेपर में? वो नंबर भी ठीक आए, उन्हें नकल भी नहीं मारी, क्लियर हो पेपर। वो तो गल की थी दोस्तों ने अपनी ना, दोस्तों क्या तू अपनी बेइज्जती कराती मेरी, सच्ची क्या सी है फिर उन्होंने की क्या? पता नहीं